हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। हाँ, सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड कई बच्चों के लिए फिर से गुड नाइट हो रही होगी, है ना। तो बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला हमें याद रखना होगा क्योंकि उस फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आए जाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस टॉपिक को पढ़ने से पहले स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का मतलब जानते हैं। तो आइए, स्पेक्ट्रम मतलब यह स्पेक्ट्रम कितने भागों में डिवाइडेड है, एक एक करके फिनिश करते हैं। तो जो स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम होता है वो दो भागों में डिवाइडेड है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा या एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अगर आप कोई सनलाइट की लाइट पास करवाएं, सोर्स 2 से 3 हो सकते हैं, सनलाइट की हो सकती है रेज, इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो करता है उसकी रेज हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर या बाय हीटिंग अ सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर। इन 3 में से जो रेज निकलेगी हम उन्हें पास करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सनलाइट ही एज अ सोर्स ऑफ लाइट लें। जब इस सनलाइट को आप पास कराएंगे किसके थ्रू, स्लिट के थ्रू। स्लिट क्या हमें कंफर्म करेगी, जो लाइट है वो सिंगल पाथ में जाएगी, स्ट्रेट पाथ पे जाएगी, डिस्पर्स होकर नहीं जाएगी, क्योंकि हमें डिस्पर्जन बाद में चाहिए जब वो प्रिज्म से पास होगी। प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स कर देगा। तो हम यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाए होंगे, वहां पे हमें विबग्योर कलर का कलर दिखाई देगा। ये होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। इट इज नोटिस्ड व्हेन द रेडिएशंस फ्रॉम द सोर्स आर पास थ्रू द प्रिज्म एंड देन रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। रेडिएशंस कैन बी एमिटेड इन अ नंबर ऑफ वेज सच एज, ये हमने तीनों बता दी थी। और एमिशन स्पेक्ट्रम कितने तरीके के होते हैं फर्दर, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। बड़ी सीधी सीधी बात है, कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान से जो सीधी सीधी बात लिखी गई है वही समझनी है, वही लिखनी है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इस चीजों को। तो जैसे हमने अभी कवर किया कि एमिशन स्पेक्ट्रा 2 तरीके के हैं, पहला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या होता है, अरे बैंड ऑफ कलर्स यार, जो फोटोग्राफिक प्लेट में तुम विबग्योर देख रहे थे उसको बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे रेनबो, बारिश के बाद कहीं का रेनबो दिखता है ना। तो वो जो सनलाइट हो गई वो एक सोर्स ऑफ लाइट हो गई। वो आकाश में कौन सी चीज प्रिज्म का काम कर रही है, छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दैट आर एक्टिंग एज अ प्रिज्म। और जब सनलाइट उस वाटर ड्रॉपलेट से पास होकर निकलती है, द लाइट विल गेट डिस्पर्स्ड इनटू वेरियस कलर एंड इट गिव्स यू द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब एक कलर खत्म होते ही दूसरा कलर चालू हो जाए। कभी कभार कंप्यूटर में या अभी इतने सारे ऐप्स आते हैं जिसमें आप पेंटिंग वेटिंग करते हो तो देखते हो ना, कलर्स स्पेक्ट्रम, कहीं का कलर चूज करना होता है ब्लू, तो जैसे ही डार्क ब्लू होता है, फिर लाइट ब्लू होता है, फिर और लाइटेस्ट ब्लू होता है, फिर तुरंत ग्रीन शुरू हो जाता है ना। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखेगा, रेनबो की तरह एकदम। तो विबग्योर ऑब्टेन्ड ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना कि सनलाइट स्लिट से पास हुआ, स्लिट से पास होते प्रिज्म से पास हुआ, और जैसे ही प्रिज्म में पास हुआ फोटोग्राफिक प्लेट में हमको विबग्योर मिला। तो अगर वो विबग्योर जो कि हमें फोटोग्राफिक प्लेट में मिला, अगर वो आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे, ओवरलैपिंग करता हुआ दिखाई दे, मतलब उसके जो कलर्स है वो ओवरलैप करें एक दूसरे को, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाया जाता है। एग्जांपल हमने रेनबो बता दिया। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में जैसे ये छोटा सा फिगर देखो, गंदा सा प्यारा सा आपने NaCl कंपाउंड लिया, नीचे से ये बंसन बर्नर से हीट कर दिया, यहां से कुछ एमिशन हुआ, क्योंकि NaCl ये जो सोडियम होता है ये वोलेटाइल नेचर का होता है, तो ये अपने वेपर्स उड़ाएगा। ये जैसे ही वेपर्स उड़ाएगा, हमने इसको स्लिट के थ्रू पास किया, ये फर्दर प्रिज्म से जाकर टकराएगा, और प्रिज्म से टकराने के बाद हमें ये येलो कलर की 2 वेवलेंथ्स देगा। ठीक है, येलो कलर की 2 वेवलेंथ देगा और दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होगी। अगर तुम NaCl ना लेकर तुम KCl लेते, पोटेशियम, तो हो सकता है तुमको वॉयलेट कलर का लाइन स्पेक्ट्रम मिलता। तो वॉयलेट कलर का लाइट स्पेक्ट्रम मान लो वो इस तरह से दिखता, उसमें 3 होते,
तो ये तुम्हें क्या दिखा रहा है? लाइन स्पेक्ट्रम तुम्हें ये दिखा रहा है कि पर्टिकुलर एलिमेंट को जब हम हीट करते हैं तो वो पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ फेंकता है, और वो कलर हमको फोटोग्राफिक प्लेट में इस लाइंस के थ्रू दिखाई देता है, ठीक है ना। और फर्दर इनकी अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं। तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है, ये फिंगरप्रिंट एक तरीके का अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। हर एलिमेंट अलग तरीके का लाइन स्पेक्ट्रम दिखाएगा। खुदा ने हम सबको इंसान बनाया, हम सब की शक्ल अलग अलग है ना। आइडेंटिफिकेशन है कि मैं सागर हूं, वो बगल वाला राम है, उसके बगल वाला श्याम है, शक्ल से पहचान रहे हो। उसी तरीके के अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करो, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्पेक्ट्रोस्कोप से, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज को पढ़ने में आपको आसानी करता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू अगर आप इस फोटोग्राफिक प्लेट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे यार ये जिसमें येलो कलर की दो वेवलेंथ मिल जाए और इस तरह का लाइन स्पेक्ट्रम आ जाए, तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ये सोडियम का होता है। अरे ये लाइन स्पेक्ट्रम जिसमें 3 आ जाए यानी कि ये पोटेशियम का होता है। अरे ये हाइड्रोजन का होता है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो अलग अलग एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग है। यहां पे कोई कंटिन्यूअस कलर नहीं मिलेगा आपको, जैसे रेनबो होता है ना कंटिन्यूअस, उस तरह से नहीं मिलेगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है? इट इज नोटिस्ड व्हेन वेपर्स ऑफ सम वॉलेटाइल सब्सटेंस आर अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्नर एंड देन एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेक्ट्रोस्कोप। Some specific colored lines appear on the photographic plate which are different for different substance. Line spectra is also called atomic spectra. Line spectra of no two elements resemble with each other. कोई भी एक जैसा नहीं होता। Thus this can be help in the identification of elements. फटाफट इसके नोट्स बना लो, दूसरे पे चलते हैं। तो बच्चों, स्पेक्ट्रम में हमने क्या पढ़ा कि वो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट करता है। एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसके 2 टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? एक आपका लाइन स्पेक्ट्रम है, एक आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब आपका लास्ट पार्ट आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम के जो 2 एमिशन स्पेक्ट्रम्स थे, बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है लगभग। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से डिफरेंशिएट करते हुए दिखाया भी है और उसके बारे में बताया भी है। तो क्या कह रहा है? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड देन ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। अभी यही बात घटित हो रही थी कहां पे? लाइन स्पेक्ट्रम में। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में अगर ध्यान हो तो डायरेक्टली वॉलेटाइल सब्सटेंस को हम लोग बंसन बर्नर को हीट कर रहे थे और वो डायरेक्ट जो वो अपनी रेडिएशंस फेंक रहा था या रेस फेंक रहा था, वो डायरेक्ट एनालाइज्ड हो रही थी। लेकिन यहां पे क्या है? फिर से पढ़ो, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास्ड थ्रू दी सब्सटेंस। पहले व्हाइट लाइट सब्सटेंस के थ्रू पास करी गई है और वो जो ट्रांसमिट करी गई वो स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज करी गई। लेकिन यहीं पे एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें जो कि लाइन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो चूंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोप एकदम लगभग उसी तरीका दिखता है एमिशन स्पेक्ट्रम की तरह, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ब्लैक कलर से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में लिखा है और यहां ब्लू कलर से एमिशन स्पेक्ट्रम से उसको डिफरेंशिएट करते हुए लिखा है। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों, याद रखना, तो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो डायरेक्टली एनालाइज होती हैं। यहां पे पहले व्हाइट लाइट पास्ड होगी सब्सटेंस के थ्रू, जो ट्रांसमिट होगी वो एनालाइज होगी स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस होती हैं। लाइंस देखी थी ना अभी हम लोगों ने बनाई थी, सोडियम में 2 येलो कलर की थी, पोटेशियम में 3 वायलेट कलर की थी। ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग कलर की आपको लाइंस दिखाई देती हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी लाइंस दिखाई देती है लेकिन वो डार्क लाइंस होती हैं, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट कलर्ड लाइंस होती हैं। तो ये भी एक डिफरेंस की बात हुई। अच्छा, जो ये डार्क कलर लाइंस होती हैं ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होंगी, मतलब एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन ऐसे।
लेकिन अगर एमिशन स्पेक्ट्रम देखें तो वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। भाई डिसकंटिन्यूअस लाइन के फॉर्म में होता है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, दो ही तरीके पढ़े तो उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस हो गया, लाइन स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, जो कि डार्क लाइंस कंसिस्ट करेगा। तो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द एब्जॉर्प्शन एज वेल एज द एमिशन स्पेक्ट्रम। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं हट जाता हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाते रहें साथ साथ, क्योंकि बच्चों आप साथ साथ अगर टीचर के नोट्स बनाते हैं तो यकीन माने आपका जो चैप्टर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है, रेदर देन बाय जस्ट सिंपली वॉचिंग द वीडियो। और वीडियोस को पूरी देखने की आदत डालिए। आप लोग ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देख रहे हैं जहां पे आपने थोड़ी हंसी मस्ती मजाक करी, फिर तुरंत दूसरे में चले गए, थोड़ा सा डांस देखा, फिर तीसरे में चले गए, थोड़ी सी हंसी मजाक देखी, है ना। समझ रहे हैं ना आप? आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको नॉलेज गेन करनी है। तो ट्रस्ट ऑन वन टीचर एंड कंटिन्यू टू सी इट्स वीडियो टिल द लास्ट। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों हम लोग उस मोड़ पे आ गए हैं जिसका हमें इंतजार था, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप हमसे ये सवाल पूछते कि सर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, सर एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, उससे पहले ही मैंने आपको वो टर्म्स क्लियर कर दी हैं। तो अब जब मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित नहीं रहेंगे कि अरे सर आपने ये पैरेलल लाइंस के बीच में ये लाइनें क्यों बना दी है, हाँ? तो देखो भैया, ऐसा है कि वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट याद है ना, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बोलो बोलो बोलो, वहां घर बैठकर यस बोलोगे तो यहां तक सुनाई देगा। क्यों? अपन लोगों का लिंक दिल टू दिल का है भाई, समझ रहे हैं ना। हम समझ जाता है कि आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमको समझ में आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, और अगर आपको समझ में आ जाता तो हमको समझ में आ जाता है आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि आपको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अगर हल्का फुल्का ज्ञात हो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए थॉमसन ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्या किया था कि उसके अंदर बहुत 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 लो प्रेशर लिया और हाई वोल्टेज फेंकी, ताकि उन्हें लाइटेस्ट स्मॉल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को दिखाई दिया जा सके या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की जा सके। उसी एक्सपेरिमेंट में, उसी डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस को हल्का सा अंदर छुआ दें। तो क्या देखा हमने जानते हो? हमने देखा कि वी हैव ऑब्जर्व्ड अ लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। इस तरीके की लाइनें बनकर आई डिफरेंट सीरीज में, डिफरेंट रीजन्स में लाइनें बनती आई, फिर कुछ स्पेस आई, फिर लाइनें आई, फिर स्पेस आई, फिर लाइनें आई। ऐसे को क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कहां आता है? लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। और ये चीज कहां मिलती है हमें? एमिशन स्पेक्ट्रा में। तो आप ये कह लें कि हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, या एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, या एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, बात एक ही है। तो यहां पर क्या लिखा है मैंने? When hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube and the light emitted on passing electric discharge is examined with the spectroscope, the spectrum obtained is called emission spectrum of hydrogen. तो इस तरीके की लाइनें दिखाई दी। It is found to consist of a large number of lines which are grouped into a different series. ये series which are named after discoverers। तो भैया पहले स्पेक्ट्रोस्कोप लेकर आया एक साइंटिस्ट, उसने इसको झांक कर देखा, ये लाइमन नाम का था तो उसने सीरीज का नाम लाइमन रख दिया। एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि नहीं यार, लाइमन के आगे खाली स्पेस है और खाली स्पेस के आगे फिर से लाइनें दिख रही हैं, मैं बाल्मर हूं और ये मेरी सीरीज है, ये मैंने फाइंड करी है, इसलिए इसका नाम हो गया बाल्मर सीरीज। फिर पैशन आया, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। उसने कहा कि बाल्मर तू तो गधा था, तूने स्पेस देखी, उसके बाद तुझे क्या लगा, खत्म हो गया? नहीं भाई, उसके बाद भी लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो पैशन सीरीज, इसलिए ब्रैकेट सीरीज, पिफुंड सीरीज या फुंड सीरीज, और ये हम्फ्री सीरीज अभी भी ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है ना। तो क्या क्या है, जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने अपने नाम से सीरीज को घोषित कर दिया। ये लाइमन सीरीज है पहली सीरीज। ये देखो, आपको सीरियल वाइज याद करना है। फर्स्ट इज एल लाइमन सीरीज, सेकंड इज बाल्मर सीरीज, थर्ड इज पैशन सीरीज,
फोर्थ इज ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ इज फुंड सीरीज, सिक्स्थ इज हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री को भी इग्नोर मार दो। तो क्या है, एल बी पी बी पी, इस तरह से याद करना, एल बी पी बी पी, बाल्मर पैशन ब्रैकेट फुंड। अब ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, इसी पर बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। किस तरह से, आप पहले इसको नोट करें, मैं आपको एक टेबल बनाकर दे रहा हूं। अभी आपने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखा। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछो कि सर सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही क्यों, पूछो। हाँ, तो देखो ऐसा है कि जो स्पेक्ट्रम है वो हर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगा, लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे स्पेक्ट्रम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, टफ होता रहेगा उसको स्टडी करना, उसको रीड करना। इसलिए हमारे सिलेबस में अपने जो साइंटिस्ट लोगों ने हम लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए छोड़ा है, वो छोड़ा है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। इसलिए हम सिर्फ हमेशा फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ही पढ़ेंगे, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का क्या मतलब होता है, जैसे एक तो हाइड्रोजन ही हो गया, दूसरा जैसे He+ हो गया, तीसरा जैसे Li2+ हो गया। ये क्या होती है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, क्योंकि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, एक चला गया बचा 1। इसका कितना होता है 3, 2 चले गए बचा 1। तो हाइड्रोजन आ जाए, हीलियम आ जाए, लिथियम आ जाए, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो इसके लिए अगर आपको हमें वेवलेंथ या वेव नंबर निकालने को दे दिया जाए, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है वेव नंबर इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z। यहां पे RH को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि रिडबर्ग्स फॉर्मूला है, बेसिकली रिडबर्ग्स की एक्सप्रेशन है। तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये दी नहीं गई होगी। इसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। Z का मतलब एटॉमिक नंबर से है, और N1 N2 जो होती है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, कौन से शेल से कौन सी शेल पे जा रहा है। बोर ऑर्बिट, बोर मॉडल एटॉमिक पढ़ा है ना पिछले पीटीओ में, पिछले पार्ट में, उसमें मैंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में होता है। जैसे मान लो उसका ग्राउंड स्टेट N1 2 है, तो वो क्या हो गया, N1 हो गया ग्राउंड स्टेट। अब आपने उसको एनर्जी दी, वो एक्साइट होकर चला गया 5th शेल में, तो उसका N2 क्या हो गया 5, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन N1 N2 है। अब पर्टिकुलर सीरीज में N1 N2 की क्या वैल्यूज होती है हमें ये देखनी है। तो सबसे पहली सीरीज क्या है, लीमैन सीरीज या लाइमन सीरीज। उसके लिए N1 हमेशा 1 होगा, क्योंकि ये सबसे पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज होती है बाल्मर, उसके लिए N1 हमेशा 2 होगा। तीसरी सीरीज होती है पैशन, उसके लिए हमेशा N1 3 होगा। ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट आता है ब्रैकेट, उसके लिए 4। नेक्स्ट आता है फुंड, हम्फ्री आपको भी पढ़ना नहीं वरना हम 6 लिख देते। तो ये 1 2 3 4 5। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाल्मर सीरीज में है, तो पक्की बात है कि जब आपसे वो पूछेगा उसका वेवलेंथ निकालो या वेव नंबर निकालो, तो आपको एक वैल्यू कंफर्म हो गई कि उसका N1 2 है। अगर वो कहे कि नहीं वो ब्रैकेट सीरीज में है, तो भैया एक वैल्यू कंफर्म हो गई इस पूरे फॉर्मूले में कि उसका जो N1 है वो 4 है। तो मैंने यहां लिखा है कि रिडबर्ग फॉर्मूला, यानी कि ये इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेव नंबर और वेवलेंथ फॉर एनी लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब He+ Li2+। वेव नंबर अगर आप निकाल लोगे तो वेवलेंथ भी तो निकाल लोगे, क्योंकि वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू RH रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 पर सेंटीमीटर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Z, दैट इज द एटॉमिक नंबर।
तो हम बात कर रहे थे ये 5 सीरीज है और 5 सीरीज की ये 5 फिक्स्ड N1 वैल्यूज है। अब हम बात करेंगे उनके N2 के वैल्यूज की, ठीक है। तो इनकी जो N2 वैल्यूज हैं ये उसके एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये N1 क्या है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड, जब इसको एनर्जी नहीं दी गई। और ये N2 क्या है, एक्साइटेड है। अब इसके अंदर फर्दर लाइंस की बात होती है, ठीक है ना। N2 यहां पे फर्दर लाइंस की बात करेगा। कैसी लाइंस, जैसे बेटा हम कहें कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से उछलकर बाल्मर सीरीज के तीसरी लाइन में जा रहा है, तो मतलब तीसरी लाइन हो गई 3, 4, 5, 6, इट गोज टू इंफिनिटी। तो ये बेटा बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, ये बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन है, ये बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन है। तो N2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसी तरह हम कहते हैं ना लाइमन में है तो ये तो 1 ही होता है, तो N2 क्या होगा, 2, 3, 4, 5 एंड इट गोज टू इंफिनिटी। तो लाइमन सीरीज में सेकंड लाइन का क्या मतलब हुआ, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, यानी कि N2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप। अब जैसे पैशन की बात करें तो पैशन की N1 तो 3 है, तो N2 कहां से स्टार्ट होगी, 4, 5, 6, 7 एंड इट गोज टू इंफिनिटी। अगर पैशन सीरीज में एक ऐसा न्यूमेरिकल आए पैशन सीरीज से रिलेटेड कि वो कहे कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइटेड कंडीशन में था वो उसकी फोर्थ लाइन में पाया जा रहा है, फोर्थ लाइन, तो यानी कि 1, 2, 3, 4, तो पैशन सीरीज के हिसाब से फोर्थ लाइन 7 को जाती है, यानी कि N2 की वैल्यू 7 हो जाएगी। उसी तरह इंफिनिटी भी पूछ सकता है, तो जो इंफिनिटी वाली बात होती है, इंफिनिटी वाली बात उसको लिमिटिंग लाइन कहते हैं। तो कभी भी वर्ड आ जाए लिमिटिंग लाइन तो मतलब समझ जाना कि वो इंफिनिटी से आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए अगर N1 4 है तो N2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, 5, 6, मतलब एक ज्यादा 5, 6, 7, 8, 9 टिल इंफिनिटी। अगर ये 5 है तो ये 6, 7, 8, 9, 10 टिल इंफिनिटी। तो N1, N2 ट्रांजिशन स्टेट, लाइन स्टेट या ऑर्बिट स्टेट, एनर्जी लेवल स्टेट, ये सब रिप्रेजेंट करता है। आरएच रिडबर्ग कांस्टेंट, वेव नंबर, वेवलेंथ। रीजन की बात करें तो हमने बता ही दिया था कि लीमन कहां पे पाया जाता है, लीमन पाया जाता है अल्ट्रा वायलेट में। बाल्मर कहां पाया जाता है, विजिबल रीजन में। बाकी ये सारे इंफ्रारेड में। फुंड जो होता है वो फार इंफ्रारेड कह सकते हैं, फार इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। अब बच्चों इसकी पूरी पिक्चर अगर आपको क्लियर चाहिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा जिसमें हम इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहे हैं, प्लस बोर ऑर्बिट भी पढ़ाया था पिछले पार्ट में, उसके भी न्यूमेरिकल्स उसमें डिस्कस होंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वाला। न्यूमेरिकल्स वाला कभी कभार थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन याद रखना ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में डील कर रहे हो और उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, ये सब थ्योरी वोरी नहीं पूछी जाती है। So always keep one thing in mind while doing the physical chemistry chapters like atomic structure, mole concept. You should have a clear-cut idea about the numericals, how and when and which type of it can be asked in the examination. तो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियोस को स्किप ना करके उसको ध्यान से अच्छे से करें। आइए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एकदम फुल जोश के साथ। हाँ, इसको कॉपी कर लो भाई, हट जाते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जाती। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।